कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुँच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू, तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है। आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में चुनमुन नाम की औरत अपनी बहू टूनी के साथ रहती थी। चुनमुन बहुत ही कंजूस और लालची औरत थी। वो अपनी बहू टूनी को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि टूनी अपने साथ दहेज में बहुत सारा सामान जो नहीं लाई थी। एक दिन टूनी जब गर्म पानी से अपने कपड़े धुल रही थी तो उसकी सास चुनमुन उसके पास आती है और कहती है, अच्छा तो महारानी गर्म पानी से कपड़े धुल रही है, वैसे गीजर का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? और ये तो बता, तू जो यहाँ गर्म पानी से अपने
में कपड़े धुल रही है? क्या अपने मायके में अभी ऐसी गर्म पानी से कपड़े धुला करती थी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और माँ जी, अभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए पानी ठंडा बहुत आ रहा है और इतने ठंडे पानी में मुझसे कपड़े नहीं धुले जाते, इसलिए मैं गर्म पानी से धुल रही थी। हाँ, सब जानती हूँ मैं, फ्री की चीजें मिल रही है ना, इसलिए महारानी लपेटे जा रही है। अपने मायके में तो ऐसी चीजें देखी नहीं होंगी तूने। वैसे पता नहीं मेरे बेटे को तुझमें क्या पसंद आया था जो उसने तुझसे शादी कर ली और अपना नसीब फोड़ लिया। ऐसा कहकर चुनमुन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक टूनी से गलती से काम करते हुए घर का एक कीमती वास टूट जाता है और ये देखकर उसकी सास चुनमुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देती है। तू है ही नहीं इस घर में रहने के लायक, निकल जा मेरे घर से। आइंदा से मेरे आसपास भी नजर मत आना, समझी? लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए, वो मुझसे गलती से हो गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था माँ जी। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे घर से। तभी उसका बेटा टिंकू भी घर आ जाता है और वो भी टूनी के साथ घर से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। चुनमुन अब अपने छोटे बेटे कल्लू की शादी एक बड़े अमीर परिवार की लड़की से करती है और उसे दहेज भी बहुत सारा मिलता है। लेकिन अब वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। चुनमुन की ये बहू, जिसका नाम लूसी था, बहुत ही चंट और चालाक थी और वो घर का एक काम नहीं करती थी। एक दिन, अरे बहू, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा दवा तो देना, जरा तेल मालिश कर दो। अरे माँ जी, आपको दिख नहीं रहा है क्या कि मैं कितनी बिजी हूँ? आप किसी और से करवा लीजिए ना। तुझे यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है क्या बहू? हमारे अलावा कोई भी तो नहीं है यहाँ। लेकिन माँ जी, मैं ये मालिश वालिश नहीं कर सकती, आप ससुर जी से करवा लीजिए। चुनमुन कुछ नहीं कह पाती क्योंकि ये टूनी नहीं थी बल्कि लूसी थी, जो टूनी जैसी बिल्कुल नहीं थी। लूसी खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और सारा काम अपनी सास चुनमुन से करवाती थी। और अब चुनमुन को टूनी की बहुत याद आती थी कि उसकी बहू टूनी कितनी अच्छी थी। मेरी टूनी बहू ही अच्छी थी, कम से कम मुझसे ऐसे ऊंचे से बात तो नहीं करती थी और न ही कभी मुझसे ऐसे नौकरों जैसे घर का काम करवाती थी जैसे ही लूसी बहू करवाती है। अमीर परिवार की तो आ गई, लेकिन इसमें संस्कार रत्ती भर नहीं है। मेरी टूनी बहू ही अच्छी थी। चुनपुर नाम के गांव में चुनमुन नाम की औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। चुनमुन की बहू टूनी को बात बात पर मुंह बनाने की आदत थी। एक दिन जब उसकी सास चुनमुन बाहर बैठकर टीवी देख रही थी तो टूनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बता लीजिए क्या बनाना है? अरे बहू, तू कुछ भी बना ले, पर हाँ, उससे पहले तू मेरी टीवी के सामने से हट जा कि मेरा अनुपमा सीरियल निकला जा रहा है। बस फिर क्या था, अपनी सास के इतना कहते ही टूनी अपना मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन कहती है, जब देखो 24 घंटे अनुपमा ही देखती रहती है, मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। टूनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं और चुनमुन को अब बहुत तेज भूख लगने लगती है और जब वो रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था। ये देख चुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टूनी बहू के पास जाती है तो देखती है कि टूनी तो आराम से कमरे में सो रही है और खराटे मार रही है, जिसे देख चुनमुन कहती है, टूनी बहू यहाँ सो रही है और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं बनाया। अच्छा जी, अब तू अपने मन की करने लगी है। 2 दिन आए हुए नहीं घर में और महारानी की जुबान तो देखो। माँ जी, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, आप खुद ही कर लीजिए। चुनमुन और टूनी के बीच बहुत बहस होती है और बेचारी चुनमुन को ही जाकर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है टूनी रसोई में आ जाती है और तब उससे उसकी सास कहती है, अरे बहू, अब नहीं बन रहा तेरा मुँह? माँ जी देखिए, जो भी मैंने आपसे कहा, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था ऐसा कुछ कहने का। हाँ, सब समझती हूँ मैं तेरा क्या इरादा था और क्या नहीं। माँ जी, आप तो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देती है, जब देखो अपना वो पुंजारती रहती है। ऐसा कहकर टूनी का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके पास जाती है और उसे खाना दे देती है और कहती है, ले बहू खाना खा ले, पर अपने ये मुंह बनाने की आदत को छोड़ दे। क्या हर बात पर तेरा मुंह बन जाता है? अच्छी आदत नहीं है ये। अगले दिन संडे था और टूनी के पति कालू की छुट्टी थी, इसलिए टूनी और कालू शॉपिंग के लिए निकल गए। तभी एक दुकान में टूनी को अपने लिए एक जोड़ी सैंडल पसंद आते हैं, लेकिन कालू उसे दिलाने से मना कर देता है। अरे टूनी, तुम सैंडल का क्या करोगी? अभी तो तुम्हारे पास सैंडल है ना, और एक नहीं 2 नहीं, तुम्हारे पास 5 जोड़ी सैंडल हैं। लेकिन माँ के पास चप्पल नहीं है, उनकी सारी चप्पल घिस चुकी हैं। चलो माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेते हैं, तुम कभी बाद में सैंडल ले लेना, अभी वैसे भी मेरी सैलरी नहीं आई है। कालू अपनी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेता है और ये देख टूनी का मुंह बन जाता है। तब भी टूनी मुंह
बनाए रखती है। और जब कालू घर पर आकर चुनमुन को चप्पल देता है तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देख चुनमुन कहती है, अरे कालू बेटा, ये क्या हुआ बहू को, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? अरे माँ, तुम्हें क्या बताऊं, इसका तो 24 घंटे मुंह ही बना रहता है। खैर तुम छोड़ो और ये चप्पल पहन कर देखो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। और फिर एक दिन चुनमुन जब कालू की शर्ट पर प्रेस कर रही थी तभी उसको बिजली का जोर से झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए दूर जाकर गिरती है। लेकिन टूनी फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये देख कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गिलास में पानी लेकर टूनी के मुंह पर जाकर फेंकता है। और तब टूनी कहती है, क्या हुआ, मेरे मुंह पे पानी क्यों फेंका? क्या हुआ? अरे तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? वहाँ मेरी माँ मरते मरते बची है और तुम्हें तो मुंह बनाने से फुर्सत ही नहीं। तुम्हें माँ के चिल्लाने की आवाज आई थी ना, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं उठी। अब तुम या तो सुधर जाओ, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से टूनी सुधर जाती है और फिर कभी भी मुंह नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता था क्योंकि उसके मुंह बनाने की आदत से उसकी सास की जान जा सकती थी और बहुत कुछ बुरा हो सकता था, इसलिए वो आदत छोड़ देती है। टूनी को मोमोज खाने का बहुत शौक है, लेकिन अभी अभी उसकी नई शादी हुई है, इसलिए वो घर के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक दिन उसकी सास उसे बाजार लेकर जाती है और जब वो दोनों बाजार से आ रहे होते हैं तो सामने एक ठेले पर उन्हें मोमोज वाला दिखाई देता है और उसे देख टूनी अपनी सास टुनटुनी से कहती है, माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं मोमोज खाए हुए, क्या मैं मोमोज खा सकती हूँ? टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ बहू, खा ले। मैं वैसी खड़ूस सास नहीं हूँ जो तुझे खाने पीने पर टोकूं। जो तेरा मन है तू वो खा, ठीक है ना? इसके बाद वो दोनों उस मोमोज वाले के पास जाते हैं और टुनटुनी कहती है, अरे मोमोज वाले, जरा एक फुल प्लेट मोमोज तो खिला देना मेरी बहू को। मोमोज वाला टूनी को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है और झटपट एक मोमोज की प्लेट लगाकर उसे देता है और कहता है, खाइए खाइए और बताइए, कुछ चाहिए होगा तो। टूनी मोमोज खाती रहती है। उसकी सास तो बाहर की कोई चीज खाती ही नहीं थी, इसलिए वो मोमोज भी नहीं खाती। वहीं टूनी देखती है कि मोमोज वाला उसे ही घूरे जा रहा है। टूनी को थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और उसकी सास मोमोज वाले को पैसे देकर वहाँ से दोनों घर आ जाती हैं। 2 दिन बाद टूनी का फिर से मोमोज खाने का मन करता है और वो अपनी सास से कहती है, लेकिन उसकी सास की तबीयत आज बहुत खराब थी, इसलिए वो कहती है, अरे बहू, तेरा इतना ही मन है तो तू चली जा और मोमोज खाकर घर आ जाना, जा। ठीक है माँ जी। टूनी खुशी खुशी बाजार चली जाती है और वहाँ जाकर उसी मोमोज वाले के पास जाती है और कहती है, एक फुल प्लेट मोमोज दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दे देते हैं। वैसे आज आप अकेली, आपकी सास नहीं आई? हाँ, वो सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप तो आ गई ना। टूनी मोमोज खा लेती है, लेकिन जब वो पैसे अपने पर्स से निकालने लगती है उसके पर्स में कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, पैसे कहाँ गए? मैंने तो पर्स में ही रखे थे, यहाँ से कहाँ निकल गए? ये रास्ते में गिर तो नहीं गए? इस पर मोमोज वाला कहता है, कोई बात नहीं मैडम, बाद में दे देना। हम कौन से भागे जा रहे हैं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। आप बताइए, आपकी और सेवा करें? नहीं नहीं, और मुझे कुछ नहीं खाना है। टूनी ऐसे ही घर आ जाती है। अब टूनी जब भी बाजार जाती तो मोमोज जरूर खाया करती और मोमोज वाला उससे पैसे भी नहीं लेता था और फ्री के मोमोज खाकर टूनी को भी मजा आ रहा था, इसलिए जब भी उसका मन करता वो मोमोज वाले के पास आ जाती और जितना मन होता उतने मोमोज खाती। वो मोमोज वाला भी उसे फ्री में मोमोज खिलाकर बहुत खुश रहता था। एक ही दिन जब वो फिर से मोमोज खाने जाती है तो देखती है कि आज ठेले पर मोमोज वाला नहीं बल्कि एक मोमोज वाली खड़ी है। तो वो उस औरत से पूछती है, अरे वो मोमोज वाले भैया कहाँ गए? तो लूसी कहती है, अरे वो तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ ही, बहुत पिटाई की है मैंने उसकी। क्यों? लेकिन आपने उसको क्यों पीटा? क्यों? अरे वो मोमोज कम बेचता था और औरतों के साथ नैन मटक्का ज्यादा करता था। सभी औरतों को फ्री में ही मोमोज खिलाया करता था, इसलिए मैंने उसकी कुटाई कर दी और अब देखती हूँ कैसे वो नैन मटक्का करता है। तो क्या आप उस मोमोज वाले की पत्नी हैं? हाँ हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ और उसके तो 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो बहुत बेशरम है। 2 बच्चों के होने के बावजूद बाहर औरतों से नैन मटक्का करता फिरता है और फ्री में सबको मोमोज खिलाता रहता है। उसने तो हमारी लुटिया डुबो दी, लेकिन अब नहीं, अब ये ठेला मैं ही संभाला करूंगी और मोमोज मैं ही बेचा करूंगी।
आज होली का दिन है और सभी लोग होली के रंगों में सने हुए हैं। बच्चे एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं और रंग उड़ा भी रहे हैं और पिचकारी से एक दूसरे पर रंग भरकर पानी फेंक रहे हैं। कुल मिलाकर सभी बहुत खुश हैं। लेकिन दूसरी ओर टूनी अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाने में लगी हुई है, क्योंकि उसकी सास कोकिला ने उससे पूरे घर की साफ सफाई करने को कहा है। अरे बहू, हाथ बड़े धीरे धीरे चलते हैं तेरे। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ खिलाया पिलाया है भी या नहीं? पूरा काम अभी पड़ा हुआ है और तुझे पता नहीं कैसे हाथ चला रही है तू। टूनी रोते हुए कहती है, माँ जी मैं सुबह से काम कर तो रही हूँ और बताओ क्या करूँ। बस बस ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा मेरे सामने और जल्दी ये काम करके पकौड़िया बना। उसके बाद मीठे में खीर और खाना भी बना लेना। चल चल जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम पड़ा है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उसका ससुर हाथ में भांग लिए हुए वहाँ आता है और कहता है, अरे बहू ये ले भांग और जल्दी से इसका शरबत बना दे। मेरे सभी दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। बिना भांग के तो होली का क्या मजा आता है। ठीक है पापा जी, अभी बनाती हूँ। जैसे ही टूनी सिलबट्टे पर भांग पीसने लगती है, वैसे ही उसका देवर मिंकू रंग में सना हुआ उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी आपने अभी तक पकौड़ियाँ नहीं बनाई क्या? मिंकू देवर जी अभी बनाती हूँ, समय ही नहीं मिल पाया था, अभी बनाती हूँ। मिंकू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और तभी उसकी सास आती है और कहती है, अरे बहू मिंकू को क्या हुआ? वो क्यों ऐसे चला गया मुंह फुलाकर? माँ जी वो पकौड़ियाँ लेने आए थे, लेकिन अभी तक पकौड़ियाँ बनी ही नहीं है, इसलिए वो वापस चले गए। अरे बहू तू भी हाथ जल्दी जल्दी चलाना, कैसे काम कर रही है? इतनी देर में पूरे घर का काम हो जाता है। टूनी को अब अपने मायके की होली याद आने लगती है और वो रोने लगती है। मैं हमेशा कितना खेला करती थी, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ से तो सुबह से मैं कामों में लगी हुई हूँ, किसी ने मुझे हैप्पी होली भी विश नहीं किया। तभी उसका पति सोनू उसका उदास चेहरा देख लेता है और वो अपने माँ और बाप और भाई से जाकर कहता है, ये टूनी की पहली होली है और फिर भी वो बेचारी घर के कामों में लगी हुई है। माँ हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, हम तो भूल ही गए कि ये बहू की पहली होली है और मैंने तो उस पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा उतार दिया। चल बहू को हैप्पी होली विश करते हैं। फिर सभी हाथों में गुलाल और रंग लेकर टूनी के पास जाते हैं और सब उसको एक एक बारी में रंग लगाते हैं और उससे कहते हैं, हैप्पी होली बहू। मेरी तरफ से भी हैप्पी होली भाभी जी। टूनी को बहुत खुशी होती है कि उसके परिवार वालों ने कम से कम उसे हैप्पी होली तो विश की और फिर सब साथ मिलकर घर का काम खत्म करने में उसकी मदद करते हैं और फिर एक साथ सभी मिलकर होली भी खेलते हैं। ससुराल में बहू की ये पहली होली बहुत ही यादगार बन जाती है और टूनी को जितना दुख सुबह तक था वो सारा दुख बहुत खुशी में बदल जाता है। तरन तारन नाम के गांव में गीता नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसने जब होश भी नहीं संभाला था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और तब से उसकी दादी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी दादी ने उसे पालने के लिए कभी तपती हुई भट्टी में काम किया तो कभी लोगों के खेतों में 5 रुपए के लिए भी अपनी कमर तुड़वाई, पर उसने हार नहीं मानी और आज 15 साल बाद गीता 15 साल की हो गई है। उसका आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरी बच्ची, पर मुझे माफ कर देना, मैं तुझे औरों की तरह नए कपड़े और नए साल पे पकवान नहीं खिला सकती। कोई बात नहीं दादी, आप मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ। गीता ने ऐसा कह तो दिया, पर उसके मन में भी था कि काश वो आज केक खाती और गाजर का हलवा भी। गीता देवी काली को बहुत मानती थी। वो बचपन से उनकी पूजा पाठ किया करती थी और उनसे बातें भी करती थी। इसलिए रात को सोते हुए वो काली माँ से कहती है, काली माँ कितना अच्छा होता ना जो मैं एक एक स्वादिष्ट केक और गाजर का हलवा खा पाती, पर हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, हमें तो वही रूखी सूटी रोटी खानी पड़ती है। यूँ आधे मन से वो सो गई, पर जब वो सुबह जागी तो उसने उठकर देखा कि सामने चक्की पर केक और गाजर का हलवा रखा हुआ है। ये देख गीता बहुत खुश हुई। दादी देखो ना जल्दी से, दादी। अरे क्या हुआ बेटी? दादी ये देखो। दादी भी देखकर हैरान हो जाती है कि केक और हलवा कहाँ से आया, लेकिन उसे तो काम की तलाश में जाना था, इसलिए वो बात से ध्यान हटाती है और काम की तलाश में निकल जाती है। पहले तो वो भट्टी पर गई, पर भट्टी वाले के पास काम नहीं था। माफ करना ताई, पर काम है ही नहीं। नहीं तो आप तो जानती हैं मैं आपको काम पर रख ही लेता।
मुझे माफ करना। गीता अपनी दादी के साथ जमींदार तेज प्रताप के घर जाती है, पर उसने पहले ही मजदूर लगा रखे थे। नहीं ताई, आपने आने में देर कर दी। मैंने पहले ही कुछ मजदूरों को रख लिया है। देख लो कोई मेरे लिए काम हो तो। अरे नहीं ताई, माफ करो, कोई काम नहीं है। दोनों पोती दादी उदास हो गयी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना नहीं था, न ही पैसे। उन्होंने सोचा था काम मिल जाएगा तो राशन ले लेंगे, पर क्या करें, उनकी किस्मत उन्हें आज काम ही नहीं मिला। इसलिए वो उदास होकर घर आ गए, और जब वो घर आए तो देखकर हैरान रह गए। घर में तरह तरह के पकवानों की थाली रखी थी। ये देख उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। दादी, ये खाना कौन रख गया? मुझे नहीं पता बेटी, पर तू ये मत खा, ये किसी ने जादू टोना किया हो तो। तभी देवी काली की मूर्ति में से एक प्रकाश प्रकट होता है, और देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, नहीं, ये जादू टोने का भोजन नहीं है, ये मेरी जादुई चक्की का भोजन है। मैंने तुम्हारा दुख सुना और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने भक्त की सहायता भी नहीं कर सकती, इसलिए ये सब मैंने किया। और ये जादुई चक्की भी आज से तुम्हारी है, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। धन, अन्न, अनन्य, सोना चांदी जैसी किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत होगी, ये चक्की तुम्हें सब देगी। देवी काली ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई, और उस जादुई चक्की से उन्होंने सोने के सिक्के मांगे, और उस जादुई चक्की ने उनकी इच्छा एकदम पूरी करी, और ऐसे ही वो उनकी हर इच्छा पूरी करती। आज वो एक सुंदर से बड़े घर में रहते हैं, और उनको किसी चीज की कमी नहीं है। वो गरीबों को दान पुण्य भी करते हैं। एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम सीमा था और छोटी बहन का नाम पूजा था। सीमा अंधी थी। दोनों बहनें सगी होने के बावजूद बहुत अलग थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सीमा जहाँ बहुत संस्कारी और देवो वैष्णो की निज दिन पूजा करती थी, वहीं उसकी बहन पूजा, वो ईश्वर और पूजा पाठ में नहीं मानती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन सीमा माँ की पूजा करके सबको पूजा के प्रसाद में लड्डू बांटती है, तो लड्डू को देखकर सीमा पूजा से कहती है, ये लो बहन लड्डू। तो पूजा कहती है, सीमा तू ये मत समझना कि मैंने ये लड्डू पूजा का प्रसाद समझ कर लिया है। मैंने ये लड्डू इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये लड्डू पसंद है, समझी तू? हाँ पूजा, मैं समझ गई। वैसे सीमा एक बात तो बता, तूने तो कभी माँ वैष्णो को अपनी आँखों से नहीं देखा, फिर भी तू इतनी श्रद्धा कैसे रखती है? सीमा कहती है, क्या हुआ पूजा, जो मेरे पास आँखें नहीं पर मेरे पास मन की आँखें हैं, और मैं उससे माता वैष्णो का अनुभव कर लेती हूँ। तभी उन दोनों के पिता अशोक आ गए और बोले, बेटी सीमा, तेरी इच्छा थी ना कि वैष्णो मंदिर तू जाए, तो बेटी इस शुक्रवार हम सभी वैष्णो माता के मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर सीमा बहुत खुश होती है, पर पूजा उदास हो जाती है और कहती है, अरे आप भी कहाँ जा रहे हैं पापा? कहीं अच्छी जगह चलती है न घूमने के लिए? आपकी माता रानी तो यहीं बैठी हैं, यहीं दर्शन कर लो, क्यों पैसे बर्बाद करके इतने दूर जाना? पूजा के पिता ने पूजा को डांट लगा दी और अगले दिन पूरा परिवार जम्मू के लिए निकल गया। सीमा और उसकी माँ सीढ़ियों से जा रही थी और उसकी बहन पूजा और उसके पिता अशोक घोड़े से यात्रा करने लगे। ठीक है बेटी, तुम दोनों सीढ़ियाँ चढ़ो, हम घोड़े से आते हैं और बीच बीच में रुककर तुमसे मिल भी लेंगे। पूजा और अशोक घोड़े पर बैठकर जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में पहुंचकर अशोक की तबीयत खराब होने लगी। दरअसल उसको हाई बीपी की बीमारी थी। उसका शरीर घबराने लगा और वो अपनी बेटी पूजा से दवाई मांगने लगा। बाबा, मैं तो दवाई लाना ही भूल गई। बेटी, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। घोड़े वाले भैया, यहाँ कहीं आसपास मेडिकल शॉप नहीं है क्या? नहीं बेटी, यहाँ कोई मेडिकल शॉप नहीं है। अशोक की तबीयत अब और खराब होने लगी। पूजा ने भी लोगों से मदद मांगी और वो घोड़े वाले भी इधर उधर मदद मांगने चले गए, पर किसी के पास दवाई नहीं थी। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की शेर पर बैठे हुए आई और शेर को देखकर पूजा डर गई। तब उस लड़की ने कहा, अरे घबराओ मत, ये शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और ये लो दवाई,
ये तुम्हारी बहन ने भिजवाई है। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सीमा भी अपने माँ के साथ वहाँ पहुँच गई और जब पूरी बात पूजा ने सीमा को बताई तो सीमा ने कहा, नहीं पूजा, मैंने तो कोई दवाई नहीं भिजवाई और न ही मैं किसी लड़की को जानती हूँ। तभी एक घोड़े वाला कहता है, आप जैसे कह रही हैं, वैसे तो सिर्फ माँ वैष्णो ही आ सकती हैं। क्या पता उन्होंने ही आपकी मदद की हो। इसके बाद वो सभी माता वैष्णो के दर्शन करने पहुँचे। सीमा ने माँ वैष्णो से कहा, हे माँ वैष्णो, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं माते। तभी माता वैष्णो वहाँ प्रकट होती हैं और सीमा की आंखों की रोशनी आ जाती है। पूजा भी माँ वैष्णो को देख सकती थी। हे माँ, आप धन्य हैं, आपने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी और अपने साक्षात दर्शन भी दिए। हे माता, आप धन्य हैं। पूजा कहती है, माँ वैष्णो, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी कभी पूजा भी नहीं की, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए और मेरे पिता की जान भी बचाई, मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दी। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया माते। देवी वैष्णो फिर से मूर्ति के अंदर समाहित हो गई और पूरा परिवार खुशी खुशी घर लौट आया, क्योंकि माँ वैष्णो के आशीर्वाद से अब सीमा देख सकती थी और पूजा भी भगवान में विश्वास करने लगी।